साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज NCERT कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत बितान पुस्तक से हम पढ़ेंगे। बितान भाग 2 से जूझ, जिसे आनंद यादव ने लिखा है। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियाँ कि ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा ज़िंदगी से बड़ी हो गई, मौत से बेखबर ज़िंदगी का सफ़र, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। जूझ ऐसी ही धारणा आपके मन में विकसित करती है जिसे आनंद रतन यादव ने लिखा। जी हाँ, ठीक सुना आपने, आनंद रतन यादव। आनंद रतन यादव का जन्म 30 नवंबर 1935 को कागल नामक स्थान पर कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता एक गरीब किसान थे जो आनंद की पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे। कारण ऐसा करने से उनकी अय्याशी और आवारागर्दी में व्यवधान आता था। फलस्वरूप आनंद ने घर छोड़ दिया एवं मेहनत एवं संघर्ष से अध्ययन किया। इसी संघर्ष एवं मेहनत को जब आनंद ने शब्द रूप दिया तो मराठी भाषा का प्रसिद्ध उपन्यास निर्मित हुआ झोबी, जिसे सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी झोबी नामक मराठी उपन्यास को केशव प्रथम वीर ने जूझ नाम से हिंदी में रूपांतरित किया और इसी उपन्यास का एक अंश आपके पाठ्यक्रम में है जिसे आप पढ़ेंगे आज। आनंद यादव की गणना मराठी के प्रमुख साहित्यकारों में होती है, जिनकी 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित इनकी कृति नटरंग हिंदी में बहुत चर्चित रही। डॉक्टर आनंद यादव के बहुचर्चित एवं प्रशंसित उपन्यास का यह अंश लेखक के जीवन संघर्षों से संबंधित है। लेखक, जिसका नाम आनंदा कहा जाता था, आनंदा बुलाया जाता था, इनका मन पाठशाला जानने के लिए सदा लालायित रहता था, परंतु पारिवारिक दुविधाओं के कारण वह अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा महसूस करता है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से आनंदा की संघर्ष की मार्मिक चेतना को पाठकों के सामने जीवंत कर दिया है। यह एक किशोर के देखे एवं भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इसमें जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, साथ ही अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान और मजदूरों के संघर्ष की एक अनूठी दास्तान है। कहानी का सारांश ये है कि लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता है, लेकिन वो अपने दादा से डरता है क्योंकि दादा उसकी कुटाई कर देंगे पढ़ाई के नाम पे। दादा दिन भर जो है गांव में घूमते हैं और लेखक को खेत के काम में लगा देते हैं, जबकि लेखक का ऐसा मानना है कि जन्म भर खेत में काम करने से कुछ नहीं होगा। खेत में काम करेंगे तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा और खेती जो है मनुष्य को पीछे ढकेल देती है। उसके बाबा के समय में जो है खेती होती थी और अभी अब उसके दादा के समय में भी खेती होती है, लेकिन उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और आगे वो भी अपना भविष्य खेतों में बेकार कर रहा है। वो पढ़ लिख जाएगा तो वो विठोबा अन्ना की तरह कुछ कारोबार करेगा और उसके जीवन में भी समृद्धि हो जाएगी। दिवाली के बाद कोल्हू जल्दी शुरू करने से गुड़ की अच्छी कीमत मिलती है। क्यों? क्योंकि जो गुड़ बनता है लेखक का वो उसके खेत में बनता है और ये 3rd क्वालिटी का होता है, यानी तीसरी किस्म का होता है। और समय बीतने के साथ अच्छी क्वालिटी के गुड़ मार्केट में आ जाते हैं तो लोग इन गुड़ों को नहीं पूछते हैं। और कुछ लोगों का मानना है, किसानों का, कि जब खेत में ईख ज़्यादा देर तक रहेगी तो उससे गुड़ ज़्यादा होगा। बहरहाल खेती का काम पूरा हो चुका है। एक दिन ऐसे ही सुबह जो है धूप सेक रहे हैं सभी और लेखक की माँ जो है कंडे थाप रही है, वो उसको पानी दे रहा है, तो उसने चर्चा छेड़ दी कि जो है माँ से अपनी पढ़ाई की। और उसकी माँ का मानना था कि उसका बेटा कम से कम कक्षा 7 तक पढ़े,
लेकिन जो है उसका पिता ऐसा नहीं चाहता था। जब उसने बात की तो माँ ने कहा कि बरहेला सुअर जो है, जंगली सुअर की तरह तुम्हारा पिता गुर्राता है और वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तो लेखक ने सुझाव दिया कि दत्ताजी राव सरकार से अगर बात कराई जाए तो हमारा काम बन सकता है। लेखक की माँ जो है जानती थी कि ये बात मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की खुशी के लिए उसने ये बात मान ली। तो दोनों जाते हैं दत्ताजी राव देसाई के पास, सरकार के पास, और उनसे अपनी बात करते हैं पढ़ाई की। माँ दीवार की आड़ में बैठ के सब कुछ बता दिया कि वो दिन भर घूमता है और रखमाबाई के कोठे पर जो है वहीं पे रहता है, खेती के काम में कुछ नहीं करता है। अगर वो खेती का काम करेगा तो उसे वहाँ आवारागर्दी का समय नहीं मिलेगा, इसीलिए वो बच्चे को खेत में जुटा देता है और दिन भर अपना घूमता रहता है और इसी कारण से उसका भविष्य खराब हो रहा है। तो दत्ताजी राव सरकार ने ये आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, मैं उसे समझाऊंगा और कल से तू पढ़ने जाएगा और उसको शाम होते ही भेज देना यहाँ पर, और थोड़ी देर बाद छोरे को भी भेज देना, तो मैं उसी के सामने इससे कुछ पूछूंगा, तुम सच सच बता देना तो मैं उसकी खबर लेती हूँ। खैर ऐसे ही हुआ। जब दादा रात में आए तो माँ ने कहा कि मैं देसाई सरकार के पास साग भाजी देने गई थी, उन्होंने आपको बुलाया है। अब देसाई सरकार के यहाँ जाना जो है उसके दादा के लिए गर्व की बात थी, तो उसके लिए वहाँ से बुलावा एक सम्मान की बात थी। तो उसने कहा कि मैं चला जाता हूँ, आके खाना खाऊंगा। जैसे ही वो गया तो थोड़ी देर बाद माँ ने उसको भी भेज दिया कि जाओ, जो है आधे घंटे भर बाद कि जाओ बुला के ले आओ कि खाना बन गया है। जब लेखक पहुंचा तो सरकार उसकी राह देख रहे थे। कहा कि क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया कि दादा को बुलाने आए हैं, इन्होंने खाना नहीं खाया है। तो उन्होंने कहा बैठो अभी जाएंगे, अब कितने दिनों बाद तो ये आया। तो पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? तो कहे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दादा ने खेत में लगा दिया। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों ऐसा कर दिया? तो उन्होंने कहा कि जो है इसकी आदत ख़राब हो गई थी, ये जुआ खेलने लगा था, सिनेमा देखने लगा था, झूठ मूठ की सारी कहानी लेखक के पिता ने बता दी। तो उन्होंने पूछा तो लेखक ने भी कहा कि नहीं ऐसा नहीं था, एक बार मैंने कंडे थाप करके पैसे जो है जुटाए थे, माँ से कंडे बनवा करके गोबर इकट्ठा करके और उसको बेच करके कपड़े सिलाए थे। उसी समय भी मैं मूवी देखने गया था, मैं सिनेमा देखने गया था। बहरहाल हुआ क्या कि जो है कंक्लूज़न ये निकला कि दत्ता राव सरकार ने कहा कि कल से तू पढ़ने जाएगा और अगर ये नहीं भेजता तो आप यहाँ चले आना, मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजूँगा, तुम सुबह शाम कुछ काम कर देना, बस बाकी दिन में पढ़ना, मैं तुम्हारी फीस भर दूँगा। लेकिन दादा ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं भेजूँगा। दादा जब वहाँ देसाई सरकार के यहाँ से रात में आए तो उन्होंने कहा कि जो पाठशाला है वो 11 से 5 तक है, तो 11 से 5 तक आप पाठशाला में रहोगे, बाकी सुबह उठते ही खेत में चले जाना है, वहीं काम करना है, वहीं से सीधे पाठशाला जाना है, पाठशाला से लौट करके घर आ करके फिर खेत में जाना है और जानवर चराना है और खेती का काम देखना है, और जिस दिन काम ज़्यादा हो उस दिन छुट्टी ले लेनी है। तो लेखक ने कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। तो लेखक की पढ़ाई शुरू हो गई। अगले दिन वो गया विद्यालय, स्कूल गया तो वहाँ पे सारे बच्चे अपरिचित थे, जो उसके साथ वाले थे वो सभी अगली कक्षा में पहुँच गए थे, उसका 1 साल पीछे छूट गया था। उसकी गली के केवल 2 बच्चे जो उसके परिचित थे उसमें थे, बाकी सब नए थे। तो वो जाके बैठा तो वहीं पे एक चहवाण नाम का लड़के ने लेखक के साथ मस्ती की, उसका गमछा ले लिया और गमछा लेकर के सर पे बांध करके एक्टिंग करने लगा। जब मास्टर जी आए तो गमछा वहीं मेज पे छोड़ दिया। जैसे कि बच्चे मस्ती करते हैं, मास्टर जी ने पूछा किसका गमछा, तो उसने बताया कि मेरा है और मैं जो है पिछली कक्षा में था, पास नहीं हुआ, इसलिए जो है इसी में बैठा हूँ। तो क्या हुआ कि दिन भर जो है बच्चों ने लेखक का मजाक उड़ाया और चहवाण ने 2 बार उसकी धोती की कांच खोलने की कोशिश की। वो दिन भर जो है पीठ से दीवार से सटा करके पीठ बैठा रहा ताकि उसकी धोती की कांच ना खुलने पाए। और जब वो शाम को वापस घर गया तो उसे बड़ा दुख हुआ कि जो है ऐसे इससे अच्छा तो खेत है, खेत में काम करना है, यहाँ तो बहुत परेशानी है।
बहरहाल अगले दिन सुबह फिर वो स्कूल के लिए तैयार हो गया, फिर उसके अंदर एक उत्साह आ गया, वो पहुंचा स्कूल। और इसी बीच जो है धीरे धीरे वो बच्चों से परिचित होते गया। वो अपनी माँ से जो है एक टोपी और 2 चड्डी बनवा लिया था, स्कूल चड्डी पहन के जाता था और धोती पहन के खेतों में काम करता था। धीरे धीरे जो है उसका बच्चों से मेलजोल बढ़ने लगा। और उसी समय एक नए मंत्री मास्टर आए। मंत्री मास्टर ने जो है उनकी एक खासियत थी, वो गणित पढ़ाते थे और वो बच्चों की गर्दन पकड़ के घूंसे से जो है उनको मारते थे। हर मास्टर की अपनी एक जो है स्टाइल होती है, तो उससे क्या है बच्चों में दहशत थी, बच्चे उनसे डरते थे और कक्षा में एक तरह की शांति आ गई। तो वहीं पे एक बसंत पाटिल नाम का लड़का था जो दुबला पतला था, उससे लेखक की कम उम्र का था, लेकिन वो घर पे बहुत अच्छा अभ्यास करता था। मास्टर उसकी तारीफ करते थे, वो बच्चों की गणित की कॉपियाँ भी चेक करता था। तो लेखक ने जो है बसंत पाटिल का अनुसरण किया और उसने भी जो है अपने किताबों में अखबार चढ़ा लिए और दिन भर दिन कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। धीरे धीरे वो जो है अच्छा होने लगा, बसंत पाटिल की तरह वो भी बच्चों की कॉपियाँ चेक करने लगा और मास्टर जी उसे आनंदा कह कर के बुलाने लगे। इसी समय में एक जो है मास्टर आए, मराठी मास्टर सौंदलगेकर, और वो कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। कविता को जो है अच्छा सा गा के लय के साथ स्वर के साथ सुनाते थे, उसका अभिनय करके उसका भाव समझाते थे। लेखक जो है उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनता था और उनकी कविताओं को वो खेतों में काम करते समय, धान लगाते समय जो है उसी अभिनय के साथ वो उसको प्रस्तुत करता था। और कोई एक कविता थी जो धीरे धीरे उसका अभिनय इतना अच्छा हो गया कि वो अपने मास्टर से भी अच्छा उसका अभिनय करके उस कविता को सुनाने लगा। तो मास्टर ने जो है दूसरी कक्षाओं में भी उससे अभिनय करवाया और फंक्शन के समय में, कार्यक्रम के समय में भी उससे वो कविता प्रस्तुत कराई। धीरे धीरे जो है उसे लगने लगा कि कविता में एक ऐसी चीज़ है जो आसपास की चीज़ों पे लिखी जा सकती है, क्योंकि मास्टर जी ने अपनी दीवार से लगी हुई लता पर कविता लिखी थी। उनके पास बहुत सारी कविताओं का संग्रह था, वो पढ़ते थे और पाठ में पढ़ते समय वो अपनी कविताएँ भी कभी कभी सुनाते थे। तो लेखक को ये सब चीज़ें देख के लगा कि अपने आसपास की चीज़ों पे भी कविता की जा सकती है। और जो कवि होते हैं वो कहीं बाहर के जीव नहीं होते हैं, वो आसपास के ही जीव होते हैं, हम जैसे ही होते हैं। और वो भी कविता करने लगा, तुकबंदी करने लगा। वो भैंस की पीठ पे जो है छोटी सी लकड़ी से लिख देता था, पत्थर पे लिख देता था और जब याद हो जाती उसको मिटा देता। वो कविता बनाने लगा, वो मास्टर जी को दिखाने लगा, मास्टर जी भी उसे प्रोत्साहित करते। कभी कभी होता कि रात जो है अगले दिन का इंतज़ार नहीं कर पाता, रात को ही जा कर के मास्टर जी को अपनी कविता दिखा ले आता। धीरे धीरे लेखक की पढ़ाई में सुधार होता गया और वो एक उसके जो जीवन संघर्ष था उसको एक नया आयाम मिला और वो अच्छे से पढ़ाई करके अपने जीवन को उसने एक अच्छे मुकाम पे स्थापित किया। तो ये था इस पाठ का सारांश जो है जूझ। और इससे आप ये शिक्षा ले सकते हैं कि जीवन सबसे बड़ा है और जो शिक्षा है ये जीवन को नया आयाम दे सकती है और शिक्षा ही जो है मनुष्य को परिवर्तित कर सकती है, उसका भविष्य बना सकती है। तो ये पाठ का सारांश था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।